नमस्कार। आप सभी का बेहद बेहद स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रवायत है वितस्ता वेंचर्स की तरफ से हम लोग रविवार को यह बातचीत करते हैं। एक साप्ताहिक हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम तमाम पहलुओं पर, खास तौर से संचार, साहित्य, पत्रकारिता के तमाम छुए अनछुए पहलुओं पर बात करते हैं। आज भी हमारी बातचीत तीन खास कवियत्रियों के साथ होने वाली है। हमारा विषय है 21वीं सदी का हिंदी साहित्य और स्त्री। हालांकि यह विषय बहुत एक आयामी नहीं है, कई फलकों को अपने में समेटे हुए है, कई सारे प्रश्न और मुद्दे जुड़े हुए हैं इससे, जैसा कि आपको आगे की बातचीत में पता भी चलेगा। हिंदी साहित्य में स्त्री अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब ये न लिया जाए, या हिंदी कविता में स्त्री जब हम कहते हैं कि हिंदी कविता जो स्त्रियों के ऊपर लिखी गई है वह उसका एक आयाम है, किंतु जो स्त्रियां रच रही हैं वह भी उसका एक आयाम है। स्त्रियों की क्या चुनौतियां हैं वह भी एक आयाम है। और सबसे बढ़कर अपने काम में, अपने परिवार में और अपने लेखन में तीन तीन मोर्चों के साथ स्त्रियां किस तरह अपनी पैठ बना रही हैं। साहित्य जो मौखिक से लेकर, और आज जब तकनीक बहुत बड़ा एक आयाम हो गया है, एक आप उसको कह सकते हैं कि तकनीक के माध्यम से कई सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। उस तमाम चीजों को लेकर ये जो हमारी महिला रचनाकार हैं, जो कवियत्रियां हैं, जो लेखिकाएं हैं, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन लोग होंगे और मैं एक एक करके परिचय करवाऊंगा। परिचय में मैं उन लोगों के बारे में बस एक या दो लाइन बोलूंगा और उसके बाद उनसे उम्मीद करूंगा कि वह अपना परिचय दें संक्षेप में। उसके बाद हम लोग बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए डॉक्टर सोनी पांडेय का। यह आजमगढ़ की हैं और शिक्षिका हैं और कवियत्री हैं, और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सोनी पांडेय जी आए, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और थोड़ा विस्तार से बताएं कि वह क्या लिख रही हैं, क्या रच रही हैं। डॉक्टर सोनी पांडेय। धन्यवाद योलोक जी। वितस्ता वेंचर्स के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। जब बात परिचय की आती है तो मुझे बार बार महादेव वर्मा जी याद आती हैं कि जब वो कहती हैं कि परिचय इतना इतिहास नहीं, उमड़ी कल के मिला। मैं आपसे रूबरू होते ये बताना चाहती हूँ कि हमारा कोई परिचय नहीं, और हम अपने परिचय की उस बड़ी लड़ाई में शामिल हैं, लड़ रहे हैं। हम छोटे छोटे सिपाही हैं। स्त्रियां अपने मोर्चों पे डटी हैं, अपनी भाषा का विकास कर रही हैं और अपनी उसी खोज में, अपने आप की खोज में हम कुछ लिख पढ़ रहे हैं। तो कोई बड़ा परिचय नहीं है, हम छोटे छोटे लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और लिख करके यहाँ पे हम लेखक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, या किसी पुरस्कार, नाम और इनाम के लिए हम नहीं लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं अपनी स्त्री भाषा के विकास के लिए। तो मेरा बस इतना ही सा परिचय है कि मैं अपनी बात। हमारे साथ उपासना है। उपासना झा से आप सभी परिचित होंगे। हमारी जो तीन आज कवित्रियां हैं जिनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं, इनमें आप सभी से परिचित ही हैं। उपासना पढ़ाती भी हैं और मजे की बात है कि मेरा कविताओं से, हिंदी कविताओं से बहुत लेन देन नहीं है, लेकिन जिन कुछ लोगों को मैं पढ़ता हूँ उनमें उपासना भी है। और फिलहाल यह समस्तीपुर में रह रही हैं, वहीं कॉलेज में पढ़ाती भी हैं और इनका रचना कर्म बहुत समृद्ध है। मैं चाहूंगा उपासना आप वितस्ता के दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें और नमस्ते, हाय हेलो कहें। उपासना। आप सबको नमस्कार। मैं उपासना झा हूँ और कविताएं लिखती हूँ, कभी कभी कहानियां भी लिखती हूँ और कई विश्व कवियों का मैंने अनुवाद किया है। अनुवाद में बहुत दिलचस्पी है और अभी हिंदी पढ़ा रही हूँ समस्तीपुर कॉलेज में।
और इससे पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में और लेमन ट्री में, ग्रैंड हयात वगैरह में नौकरियां की हैं। और हिंदी से पहले मैं कॉर्पोरेट और मीडिया से जुड़ी हुई थी। तो अब इन दिनों तो हिंदी ही रचना संसार भी है और कर्मभूमि भी है। ओके। तीसरी हमारी जो गेस्ट हैं वह स्वाति खुशबू हैं। मंचीय कवियत्री हैं और खूब कविता करती हैं, खूब पढ़ती हैं, खूब बोलती हैं और खूब लिखती भी हैं। अभी हाल ही में इनको सम्मानित भी किया गया है। तो स्वाति, आप हाय हेलो करें हमारे दर्शकों के साथ और जरा अपना परिचय दे दें, कहाँ की हैं। जी, वितस्ता के दर्शकों को प्रणाम, गलोक भैया का विशेष आभार और दोनों वरिष्ठ रचनाकारों को भी प्रणाम। मैं स्वाति, मंच पर स्वाति खुशबू के नाम से हूँ। मूल रूप से मैं सिवान की हूँ और देश के लगभग सभी कोनों में रही हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में, अपनी नौकरी के सिलसिले में और फिर विवाह के बाद पति की नौकरी के सिलसिले में। देश के बाहर भी लगभग 2.5 साल मेरा प्रवास रहा है जर्मनी में और एमएनसी में भी मेरा जॉब एक्सपीरियंस रहा है। लिखना जो है मुझे याद नहीं मैंने कब से शुरू किया, शायद बचपन से ही, लेकिन अभी फिलहाल 2-2.5 सालों से, जब से मैं जर्मनी से वापस आई हूँ, मैं बिल्कुल जो कहती है कि सब कुछ करियर में, क्योंकि ब्रेक भी लग गया था और लिखना पहले से शुरू भी था, तो लगा कि अब इसमें जो है कुछ किया जा सकता है। और मैं सोनी जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम जैसे स्त्रियां लिखती हैं किसी सम्मान के लिए बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए, खुद को ढूंढने के लिए। हम जो भी महसूस करते हैं, हम जो भी देखते हैं, हमें लगता है हमें लिखना चाहिए। लिखने की विधाएं अलग अलग हो सकती हैं। लेख, जैसे लेख है मेरा, लघु कथाएं हैं, कहानियां हैं और कविताएं हैं, अखबारों में भी लिखती हूँ और मंचों पे भी हूँ, मंचों पे भी मैं कविता पाठ करती हूँ। तो फिलहाल यही है और अभी मैं पटना में हूँ और साहित्य के लिए जो भी किया जा सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि भाषा को समृद्ध करने के लिए और खुद के अस्तित्व के लिए, वो करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। आप तीनों को देख के और अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो खबर आई है, अमिताभ बच्चन की अदा में कहने का मन करता है खुश तो बहुत हो गए तुम। क्योंकि अनामिका जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। कविता के लिए शायद पहली बार किसी स्त्री को पुरस्कार मिला है। 70 वर्षों का सूखा समाप्त हुआ है, तो दिल तो कह रहा है कि अमित जी की तरह कह दूं कि क्यों खुश तो बहुत हो गए तुम, लेकिन फिर ख्याल आता है कि ये 70 वर्षों तक क्या महिलाएं ही नहीं थी, या कवियत्रियां ही नहीं थी, या कि हिंदी साहित्य के पुरोधाओं की या जो भी सिस्टम है, जो एक व्यवस्था है, उसकी नजर ही नहीं पड़ी। और यह सवाल मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूं और तीनों से जानना चाहता हूं कि 2014 तक, मुझे जहां तक पता है, अगर मैं गलत होऊंगा तो उपासना आप करेक्ट कीजिएगा, और सोनी जी आप भी और स्वाति जी, कि 2014 तक 4 महिलाओं को शायद अकादमी पुरस्कार मिला है, जिसमें अधिकतर को उपन्यास के लिए मिला है या कथा के लिए, अधिक से अधिक कहें, मतलब कविता के लिए नहीं मिला है। और बीते 7 वर्षों में 4 महिलाओं को सम्मानित किया है इस रेजिम ने, और उसमें से इस बार तो कविता के लिए भी। तो ये 70 वर्षों का जो सूखा है, इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? स्त्री नहीं थी, कविता नहीं थी, या हिंदी कविता में स्त्री नहीं थी? उपासना, आपसे शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। हिंदी कविता की शुरुआत हम लोग जहाँ से देखते हैं, छायावाद से, तो उसके पहले भी महिलाएं लिख रही थी। छायावाद में तो महादेवी वर्मा जो हैं, उनसे सभी लोग परिचित हैं। महादेवी वर्मा को भी साहित्य अकादमी से फेलोशिप मिला था, लेकिन कविता के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला था।
उसके बाद की भी पीढ़ी में अनेक महिलाएं थी जो लिख रही थी, कविता भी लिख रही थी। लेकिन अब इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। हिंदी में हिंदी साहित्य में कई तरह के धड़े हैं, कई तरह के मठ हैं। कविताओं को भी कई खांचों में बांटकर देखा जाता है। जो 70 के बाद की कविताएं हैं, 70 के दशक की, जब प्रयोगवाद अपने चरम पर था, और उसके बाद की जो कविताएं हैं, तो कई बार कविताओं पर कलावादी होने का ठप्पा लगना, अश्लीलता का ठप्पा, इस तरह के कई ठप्पे लगे। और गगन गिल ने भी बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। और गगन गिल को साहित्य अकादमी बहुत पहले मिल भी जाना चाहिए था। अनामिका जी को भी देरी से मिला है, और अन्य महिलाएं भी, अन्य स्त्रियां भी जो लिख रही थी हिंदी में, तो दरकिनार किया गया, या जिस तरह की भी जो भी चीजें होती हैं वो ठीक है। लेकिन महिलाएं लगातार लिख रही थी, अच्छा लिख रही थी। नीलेश रघुवंशी है, निर्मला पुतुल है, कई महिलाएं लिख रही थी। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां लिख नहीं रही थी। रचना संसार सबका था, और अच्छी कविताएं, अच्छे कविता संग्रह आए। अब 70 वर्षों का सूखा, तो जब महादेवी वर्मा को नहीं मिला, तो फिर बाद की कवित्रियां, उनको नहीं मिला, तो फिर अब क्या ही कहा जाए इस पर। लेकिन अब मिला है तो इसका स्वागत होना चाहिए। आपकी इस बात से मेरे 2-3 सवाल हैं, लेकिन उसको मैं बाद में जोड़ूंगा। पहले जी। सोनी जी और स्वाति जी से जान लें कि इस सवाल पर क्या करना है कि 70 वर्षों का सूखा समाप्त हुआ है, इसको आप दोनों कैसे देखते हैं? सोनी जी, आप बताएं। जैसा कि आपसे अभी उपासना ने बताया ही, ऐसा तो नहीं था कि स्त्रियां लिख नहीं रही थी। नहीं, एक वो लंबी सवाल तो फहरिस्त सही है। हाँ, स्त्री लेखन की एक लंबी फहरिस्त है। महादेवी वर्मा छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभों में जुड़ती है, और मुख्यतः उन्हें कवयित्री के तौर पे ही जाना जाता है, लेकिन वो वंचित रहती है। उसके बाद भी कथा के क्षेत्र में उन्हें भी गद्य के लिए ही अब तक दिया गया। तो अनामिका, मतलब मैं आपको एक अगर नाम अगर लेने लगे हम, तो केवल पिछली पीढ़ी में ही, जो हमारी पीढ़ी के पहले की जो 2 पीढ़ी है, जो अनामिका, कात्यायनी और सविता सिंह, गगन गिल और तमाम जो नाम उन कड़ियों में जुड़ते हैं, तो वहाँ 25-30 हमारी कवित्रियां ऐसी हैं जो निरंतर लिख रही थी। और कम से कम 10 लोग तो ऐसे, 10 तो ऐसे नाम हैं जिसमें अनामिका जी, सविता सिंह, गगन गिल, सुभा, अनामिका जी को तो खैर मिल ही जाता है। ये ऐसे नाम थे जिन जो ये डिजर्व करते थे कि उनको साहित्य अकादमी या जो भी हिंदी कविता के प्रतिष्ठित पुरस्कार है, हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कार है, वो उन्हें मिले। लेकिन स्त्रियों के लेखन को हमेशा जो है एक दोयम दर्जे के खांचे में रखा गया। उन्हें स्त्री लेखन कह करके खारिज किया गया। वो उनकी कविताओं को स्त्रियों का विलाप, अलाप, रुदन कह के खारिज किया गया। तो ये मैंने पहले ही कहा, मैं हमेशा जब भी स्त्री कविता पढ़ती हूँ, स्त्री कविता के इतिहास को देखती हूँ, तो मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि स्त्रियां निरंतर जो है अभिव्यक्ति की लड़ाई में अपने हिस्से की एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जहां पर उन्हें खुद को निरंतर जो है ये प्रूव करना था, ये साबित करना था कि वो जो लिख रही है वो कहीं किसी से कमतर नहीं है। ये बहुत देर हो गया। अनामिका जी की अन्य पुस्तकें, ऐसा नहीं है कि टोकरी में दिगंत ही एक ऐसी कृति है कि जिसको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। उनके अन्य संग्रह भी जो है वो भी उन्हीं उसी के समानांतर आकर के खड़े होती है। लेकिन फिर भी देर से ही सही स्वीकृति मिलती है। और मेरे लिए अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे लिए तो ये उत्सव का समय है। एक बड़ी स्वीकृति जो है स्त्री कविता को मिल रही है, और एक समय आता है कि जब वजूद को किसी के नकारना आपके लिए संभव ही नहीं होता है। तो स्त्रियों ने वो जगह बना ली है साहित्य में, समाज में, कि अब आप उनको नकार नहीं सकती हैं। और उस न नकारने की सबसे मजबूत आवाज जो है आज हमारी प्रतिनिधि लेखिका, प्रतिनिधि कवयित्री अनामिका जी है। और मैं प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारी ये जो परंपरा है ये निरंतर आगे बढ़े।
स्वाति, आपकी लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ जाती है। आप तो मंचीय कवियत्री हैं, प्रस्तुतियां देती हैं, तो जाना आना ये सब तमाम चीजें, तो जी आपके सवाल को थोड़ा मैं अलग भी कर देता हूं कि एक सवाल तो ये है ही, जो पहचान का संकट है 70 वर्षों का, वह अभी जाके खत्म हुआ है, या अगर उसको इस तरह से देखें, पुरस्कार को ही अगर हम पैमाना मान लें तो। अन्यथा जैसा कि हमारी दो पैनलिस्ट बता रही हैं, और ये सच भी है कि स्त्रियां तो रच तो रही ही थी, और उसमें कहीं नहीं थी, लेकिन ये जरूर है कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। आपके क्या संघर्ष हैं, उसको थोड़ा अलग से बताइएगा कि एक मंचीय कवित्री होने के नाते आपकी चुनौतियां और अधिक हो जाती होंगी, तो उस पर भी थोड़ी बात करें। जी मैं बिल्कुल, जो इससे पहले दोनों ने कहा है, मैं सहमति रखती हूँ। और अगर एक शब्द में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं कि क्यों अब तक 70 साल का सूखा पूरे स्त्री समाज ने देखा, तो सिर्फ इसका एक शब्द में उत्तर होगा नजरिया। दृष्टि थी मगर दृष्टिकोण नहीं था। स्त्रियां रच रही थी, और शायद बहुत सारी स्त्रियां, महादेवी वर्मा जी का नाम दोनों ने लिया, इनके अलावा भी अगर अभी समकालीन देखा जाए, अनामिका जी सबसे पहले बात करेंगे, जिन्हें इस बार का साहित्य अकादमी दिया गया कविता के लिए, उनकी भी 8 साल पहले की रचना को दिया गया। तो क्या 8 साल में उनकी जो रचना थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई? नहीं, रचना वही थी, दृष्टिकोण नहीं था, लोगों ने उस नजरिए से नहीं देखा। जो इतने सालों बाद उनकी अपनी ही रचना को 8 साल लग गए सम्मान पाने। तो ये एक बात हुई। दूसरी, समकालीन बहुत सारी रचनाकाराएं अभी भी हैं। निर्मला पुतुल जी का नाम लिया, उनका एक सीरीज में है एक कविता जिसका नाम है बिटिया मुर्मू के लिए। उसको मैं सभी से आग्रह करूंगी, जितने भी दर्शक हैं, आप एक बार, उनके 7 या 8 भाग में है ये कविता, उसको एक बार पढ़िएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि ऐसी कविताएं भी अगर पहचान के लिए या नाम के लिए या अपने अस्तित्व के लिए अगर लड़ाई लड़ रही हैं, तो हम भावनाओं से कितने रिक्त हो गए हैं। या व्यालोक भैया, आपका माइक म्यूट है। ओह सॉरी, सॉरी, मैं दरअसल इस बीच में भूल गया था। स्वाति भी आ गई हैं, तो पहले हम स्वाति को सुन लें। स्वाति, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, और आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग था कि मंचीय कवित्री के रूप में बिल्कुल चुनौती जो है वो एक कदम नहीं, मुझे लगता है 2 कदम आगे बढ़ जाती है। सबसे पहले तो आप एक स्त्री हैं, आप शादीशुदा हो या अविवाहिता हो, देखने का नजरिया समाज का जो है वो एक ही होता है। आप घर से बाहर, आप 2 घंटे के लिए भी निकलते हैं तो समाज आपको जो है वो एक अलग ही ढंग से देखता है। अगर आप रेगुलर किसी काम में हैं, अगर ऑफिस जाती हैं, तो शायद लोगों को आदत हो जाती है। लेकिन अगर आप महीने में 2 बार निकलती हैं, और आप निकली, एक रात नहीं है घर पे, अगले दिन आती हैं, या कभी कभी 2 अगर लगातार कवि सम्मेलन है, और आप 2 रात या 3 रात के लिए घर से गायब है, तो लोगों के दिमाग में ये बात बिल्कुल रहती है। और हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, इन प्रश्नों का, इन नजरों का, निगाहों का सामना करते हैं। तो सबसे बड़े मुझे लगता है कि एक लड़की या एक स्त्री के लिए जो मंच पे कवित्री है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, उन नजरों को जो है वो जवाब देना किसी भी तरह से, या तो रिएक्ट करके,
शब्दों द्वारा या अपने चुप्पी द्वारा रिएक्ट करके। अलग अलग जैसे जैसे लोग होते हैं उस हिसाब से प्रतिक्रियाएं देनी होती है, जिसको जो जिस भाषा में भी समझ आता है। तो एक सबसे बड़ी चुनौती जो है। दूसरा, आप अगर पढ़ रही हैं या जॉब के साथ कर रही हैं मंच पे, या आप गृहस्थ हैं, जैसे मेरा अभी है कि मैं अपने पति और बच्चे के साथ रहती हूँ और मैं अभी किसी जॉब में नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझे बाहर जाना है, अगर मुझे से एक ही शहर में, जिस शहर में मैं हूँ उसी शहर में अगर 3 से 4 घंटे के लिए भी जाना है, तो वो पूरी व्यवस्थाएं करना कि 4 घंटे आपका घर, विशेष रूप से आपका छोटा बच्चा, मेरा 1.5 साल का बच्चा है अभी, आपको पूरी व्यवस्थाएं ऐसी करनी पड़ती हैं कि उस 4 घंटे में या 1 दिन में या 1.5 दिन में आपके, विशेष रूप से बच्चे को, आपकी कमी तो बिल्कुल महसूस होगी, लेकिन आप उसकी जरूरतों को पूरा करें। कैसे भी आप उन सारी चीजों को मैनेज करके घर से बाहर जाए। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए या मुझ जैसी मंचिया कवित्री के लिए ये दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप ऐसे व्यवस्थाएं करके घर से निकले कि कमी जो है वो कम से कम खले घर के लोगों को। 3 मोर्चे मैंने कहे थे जो आप लोगों जी को रचने के दौरान झेलने पड़ते हैं। एक घर का मोर्चा होता है, एक वर्क प्लेस का अगर है तो, और एक बच्चों का मोर्चा होता है। और छुट्टी वाले दिन कहने के लिए छुट्टी होती है, जैसे रविवार का दिन हो या कोई भी, तो वो एक अलग मोर्चा है, वो छुट्टी का चौथा मोर्चा होता है, उस दिन ज्यादा काम होता है। बहरहाल उपासना, आपसे जो मैं जानना चाह रहा था, मेरा हिंदी का एकेडमिक वैसा अध्ययन नहीं रहा है, फिर भी ऊपरी तौर पर मैं जितना जान सका हूँ या जानता हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। ये जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद वगैरह की जितनी चीजें चली धारा, वह धारा मुझे लगता है कि 80s पोस्ट 80s सूख गई। उसके बाद कविता में पता नहीं कोई एक दौर आया होगा जो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए कुछ कुछ नाम चले। बावजूद इसके मैं देखता हूँ कि 20 साल का, खासतौर से ये 2005-6 तक कि लगभग सूखा पड़ा है। उस दौरान मतलब एक कोई प्रवृत्ति ऐसी हिंदी साहित्य की है क्या जिसको पर हम उंगली रख के कहें? क्योंकि उस दौरान मैं देखता हूं कि राजेंद्र यादव जैसे संपादकों ने स्त्री अस्मिता, अस्मितावाद की लड़ाई तो लड़ी, स्त्री अस्मिता और दलित अस्मिता, ये दोनों फ्रंट में आए। मतलब ये आइडेंटिटीज की बात हो गई, लेकिन साहित्य की कोई एक प्रवृत्ति थी क्या? यह प्रश्न आप तीनों से है, अगर आप लोग इस पर बताएं। इस प्रश्न की जो पृष्ठभूमि है, पहले उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है हम सबके लिए। ईशनाथ जी का एक प्रश्न है, मैं उसको इसके उत्तर के अंत में लूंगी। हाँ, मैं उत्तर के अंत में लूंगी जी। तो सबसे पहले इसको ये समझना जरूरी है कि फ्रांस में महिलाओं के लिए जो क्रांति शुरू हुई, फेमिनिज्म जो मूवमेंट चला, और उसके बाद अमेरिका में और विश्व के अन्य कई हिस्सों में अनेक तरह की क्रांतियां हुई जो रंग भेद के खिलाफ थी या और अन्य जो भी वहां पे समस्याएं थी उसके खिलाफ थी। 1848 में फर्स्ट वेव है फेमिनिज्म मूवमेंट का, और 1917 में रूस में सबसे पहली बार जो 8 मार्च है उसको उन लोगों ने एक दिन माना स्त्रियों के लिए, और बाद में धीरे धीरे इसको अपनाया गया। अमेरिका ने 1967 में इसको एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक तरह से स्त्री अधिकारों के लिए आंदोलन होने लगे, और इन आंदोलनों का असर साहित्य पर भी पड़ा। अपने यहाँ चूंकि हम पश्चिम से काफी प्रभावित होते हैं, लेकिन अपने यहाँ इन आंदोलनों का असर आने में समय लगा, 20 साल 25 साल लग गए। तो भूमंडलीकरण के समय में जब उदारीकरण जोरों पर था, उस समय जो किताब है सिमोन की द सेकंड सेक्स, उसका ट्रांसलेशन किया प्रभा खेतान जी ने, और उसके स्त्री उपेक्षिता नाम से, और एक तरह से माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि उसी से फिर शुरुआत हुई भारत में स्त्री विमर्श की। अब कई बार जो ये है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बाद मूल प्रवृत्ति क्या थी? मूल प्रवृत्ति अब यहाँ पर जो सदियों से जो लोग हाशिए पर थे, महिलाएं, दलित, और धीरे धीरे अब इसमें आप देखिए किन्नर भी जुड़ रहे हैं,
और ऐसे सभी लोग जब अब परिवार एकल होते जा रहे हैं और उससे भी छोटे होते जा रहे हैं, पति दूसरे शहर में, पत्नी दूसरे शहर में, तो बच्चों की मनोवृत्ति की, बूढ़े लोग अकेले पढ़ते जा रहे हैं, ये सब भी अब कविताओं के की अंतर्वस्तु में आ रहे हैं और केंद्र में आ रहे हैं। अब जो 90 का दशक है उसमें कई महत्वपूर्ण कवियत्रियां थी जिन्होंने लिखा, और उनकी कविताओं में स्त्री अस्मिता के स्वर हैं, और जो सदियों से वो लोग जो झेल रही थी उसके खिलाफ प्रतिरोध का स्वर है, और उससे भी प्रतिरोध से भी महत्वपूर्ण होता है विपथन। विपथन का स्वर वहीं से आता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे इक्वालिटी और बाकी चीजों की मांग हुई। अब स्त्री आंदोलनों ने महिला लेखन को, स्त्री लेखन को प्रभावित किया, और हिंदी साहित्य में जो कविताएं थी उस पर भी असर पड़ा। और कात्यायनी, अनामिका, गगन गिल, सविता सिंह। अब सविता सिंह जैसी कवियत्री अगर विश्व में किसी और देश में होती तो उनको कब के कितने बड़े बड़े अवार्ड्स मिल गए होते। सविता सिंह की कविताएं इतनी सशक्त है, और उन्होंने जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिज्म के मामले में उनकी समझ इतनी स्पष्ट है। लेकिन आप अपने यहाँ देखिए, मुझे तो ये भी लगता है कि बहुत कम लोगों ने उनकी कविताएं पढ़ी होंगी, जो जनरल लोग हैं उसमें से। जी, तो अब ऐसी, हाँ, सविता सिंह की कविताएं जो हैं वो प्रतिनिधि कविताएं, मैं कह सकती हूँ कि वो प्रतिनिधि कविताएं हैं। अब कात्यायनी है, निर्मला पुतुल है, गगन गिल है, अनामिका जी हैं, अनेक स्त्री लेखिकाएं थी जो 90 के दशक में सक्रिय थी, और इन्होंने एक से एक अच्छी कविताएं लिखी, काव्य संग्रह लिखे, छोटे शहरों की लड़कियों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, और जो भी वो भेदभाव फेस करती हैं उसका, जो घरों में हिंसा होती है उसके खिलाफ कविताएं थी, और लगातार लिखा जा रहा था। मूल प्रवृत्ति वही है, स्त्री विमर्श ही है, क्योंकि सदियों से जो सह रही थी उसके खिलाफ स्वर होना पहले जरूरी था, अपनी आवाज को पहचानना जरूरी था, और बीच में इसमें कहीं कोई गैप नहीं आया, लगातार लिखा जा रहा है। सोनी जी, उपासना की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस पर पूछना है कि आइडेंटिटीज की जो मैंने बात की, जैसे वो स्त्री की हो या फिर दलितों की हो, और इसमें फिर सब सेक्शंस भी आने लगे, किन्नरों की अलग बात हो गई, फिर LGBTQ हो गया, फिर राजनीतिक मुद्दे और साहित्यिक मुद्दे लगभग एक में एक हो गए हैं आज के दौर में। अगर हम कहें तो सांप्रदायिकता भी एक मुद्दा बना, लेकिन जैसे उपासना का कहना है कि स्त्री विमर्श एक मूल स्वर था। आपके हिसाब से वैसी कोई प्रवृत्ति आपको दिखाई देती है तत्कालीन हिंदी साहित्य में, कविता में? आपका माइक म्यूट है। म्यूट ही है, आपका माइक म्यूट ही है सोनी जी। अभी हाँ, उपासना ने जहाँ बात खत्म की है वहीं से मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। उपासना ने इस पूरी परिचर्चा को प्रस्थान बिंदु दिया है, बहुत ही खूबसूरत। दरअसल स्त्री कविता में अगर हम ध्यान दें कि जहाँ से समकालीन स्त्री कविता को, अगर हम महादेवी जी छायावाद को छोड़ के जब आगे बढ़ते हैं, जो समकालीन स्त्री कविता का जो स्वरूप सामने आता है उसमें अनामिका का लोकेल, जब वो एक उस स्थानीय स्त्री जीवन की बात करती है अपनी कविताओं में, कात्यायनी की वैचारिकी, गगन गिल की कविताओं में जो स्त्री जीवन की जो चेतना है, और सविता सिंह की वैश्विक दृष्टि, ये इन चार कवित्रियों को मैं बहुत प्रमुखता से जो है स्त्री कविता की अपनी जो प्रतिनिधि पीढ़ी हमारी है, जीवित जो अवस्था की हमारी पीढ़ी है, वहाँ ये जो चार स्त्रियां हैं वो बहुत मजबूती से खड़ी होती हैं। अनामिका अपना लोकेल लेके हिंदी कविता में, कात्यायनी अपनी वैचारिकी, गगन गिल अपनी स्त्री जो चेतना है, और सविता सिंह वैश्विक दृष्टि। अभी उपासना ने कहा कि सविता सिंह जो लिख रही थी, यदि दुनिया की किसी अन्य भाषा में होती तो बहुत सारे नाम और इनाम से वो नवाजी जा चुकी है। तो अब ऐसी कौन सी चीज थी जो छूट रही थी? जब ये चार चीजें हिंदी कविता में हमारी प्रतिनिधि पीढ़ी लेके कब की आ चुकी थी, और अब धीरे धीरे उसका केवल विस्तार ही चल रहा है, तो क्या छूट
छूटा तो कुछ भी नहीं था। और स्त्री विमर्श की जब बात करते हैं, कई बार कहा जाता है कि स्त्री विमर्श का एक सुरक्षित घेरा ले रखा है स्त्रियों ने और उसी के अंतर्गत अपनी अपनी बातें कह रही है। वो उनकी दृष्टि व्यापक नहीं हो रही है, कई अक्सर ये आरोप लगता है। मैं जब इन चीजों की जब ये आरोप लगते हैं तो मेरा बस यही कहना है कि सबसे पहले जहां से दर्द है, आवाज भी वहीं, कराह भी वहीं से निकलेगी। तो स्त्रियों ने सबसे पहले पितृसत्ता के विरुद्ध अपनी आवाज को मुखर किया। उन्होंने जो है अस्तित्व बोध और अस्मिता बोध के साथ जो है स्त्री कविता में प्रवेश किया, जिनमें अभी युवाओं का, यदि मैं अभी अपने समानांतर की जो कवित्रियां हैं उनका यदि नाम लेना मैं चाहूँ तो आपके सामने उपासना है। उपासना की कविताओं को पढ़ा जाना चाहिए। उपासना की कविताएं, जब वो गांव में जो कम उम्र लड़कियों की जो शादियां होती हैं, उनकी जो दुर्दशा लेकर के उपासना आती है हिंदी कविता में अपने समस्तीपुर बिहार के अपने गाँवों में, जो बाढ़ की विभीषिका जो किस तरह से उनके समय और समाज को प्रभावित करती है। बिहार से ही नताशा है, नताशा की कविताओं में नताशा स्त्री जीवन की बात करते करते बड़ी आराम से राजनीतिक चेतना की भी बात कर जाती है। रश्मि भारद्वाज की कविताएं पढ़ी जानी चाहिए। रश्मि भारद्वाज एक अपनी जड़ों से विस्थापित स्त्री जब महानगर में संघर्ष करने जाती है और खासतौर पे जब वो सिंगल मदर होती है तो उसके संघर्ष क्या होते हैं वो रश्मि भारद्वाज की कविताओं में देखी जा सकती है। विपिन चौधरी हरियाणा का जो लोकेल है वो लेके हिंदी कविता में आती है। ज्योति चावला है। आदिवासी कविताओं में यदि देखा जाए तो जनसिता करकट्टा है, पूनम विश्वकर्मा वासम है। वहां के जो स्त्रियों के जीवन के साथ साथ जो स्थानीय समस्याएं हैं वो लेके आती हैं हिंदी कविता में। हिंदी कविता में जो समकालीन जो मुख्य प्रवृत्ति की आप बात करेंगे तो वो निरंतर जो है वो परिष्कृत और परिमार्जित हुई है। वो पितृसत्ता से सबसे बड़ी जो चुनौती थी हमारी कि पितृसत्ता से अपने अधिकारों को लेना, तो स्त्रियों ने वो भाषा विकसित की, सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी। उसके पहले हमारे पास लोरियों की भाषा थी, लोकगीतों की भाषा थी, लेकिन साहित्य की भाषा नहीं थी। हम गांव किस्से कहानियां तो औरतें सुना लेती थी, गांव में बैठ करके जो है पारंपरिक गीत तो गा लेती थी, लेकिन उन गीतों को उनके द्वारा रची गए उस साहित्य को कहीं भी साहित्य की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया। व्योलोक जी, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब भी मैं स्त्री कविता के आदि लेखन की तलाश करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि स्त्रियां तो कब से लिख रही थी। जब से मनुष्य की भाषा का विकास हुआ, जब से मनुष्य की अभिव्यक्ति का विकास हुआ, वो गुफाओं की दीवारों पे चित्र भाषा में लिख रही थी। वो उन जीवन की उन संघर्षों के साथ साथ अपनी बात कह रही थी। क्या वो उन कविताओं को, उन गीतों को अस्वीकार कर दिया जाएगा जो पितृसत्ता के आंगन में बैठ के कर रही थी? जहाँ वो योग्य वर्ग के लिए एक गीत हमारे यहाँ भोजपुरी में गाया जाता है कि वन पेटी खुजिया ए बाबा, मैं थोड़ी सी भूल रही, वन पैठी खोजिया ए बाबा, चंदन हो लकड़िया, देश पैठी खोजिया ए बाबा, पढ़ल पंडितवा। ये लड़की अपने पिता से कहती है कि योग्य, ब्राह्मण का मतलब जाति सूचक न समझा जाए, एक योग्य वर्ग। तो ये जो पितृसत्ता से अपनी बात कहने की जो प्रवृत्ति थी वो तो बहुत प्राचीन थी, लेकिन ये कहीं दर्ज नहीं हो रही थी। लेकिन अनामिका जी अपने जो स्थानीयता के साथ बड़ी मजबूती से अपनी कविताओं में लेके आती हैं और उस परंपरा का जो विस्तार है वो वर्तमान में भी देखा जा सकता है। और मैंने अभी कहा कि अभी मैं उपासना की कविताएं कुछ दिन पहले समकालीन जनमत पर उस पर मैंने अपनी टिप्पणी लिखी थी और मैं पढ़ रही थी, वो चीजें वहां आकर के विस्तार पाती है। तो निरंतर ही यात्रा है स्त्रियों की। जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी समकालीन हिंदी कविता में, उन्होंने अपनी भाषा का विकास किया। वो लोकगीतों और लोरियों की भाषा से साहित्य की भाषा तक आती है और अपनी बात बड़ी मजबूती से कहती है। यहाँ अस्तित्व बोध है, यहाँ अस्मिता बोध है, यहाँ राजनीतिक चेतना है और वो बड़ी ही आराम से अपने सवाल जो है वो पूछ रहे हैं, बिना किसी तोड़ फोड़ के अपने अंतर्द्वंदों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपसे एक शब्द उधार लेकर स्वाति से बातचीत कर रहा हूं। आपकी तमाम बातों से एक शब्द मैंने ले लिया है, पितृसत्ता के खिलाफ। स्वाति, आपको ज्यादा अनुभव होता होगा,
पितृसत्ता का दंश घूमने में, या मंच पर और भी कम साथी होते होंगे, जैसे घर में बैठ के लिखने में या कहीं छपने में जो आजादी है, फिर भी मैं तुलनात्मक आजादी की बात कर रहा हूँ, मंच पर तो मामला और भी अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हैं। तो आपकी क्या राय है पूरे मसले पर? इस क्या स्त्रीवाद जी आप कैसे डिफाइन करती हैं? हिंदी कविता में स्त्री, आपके लिए स्त्रीवाद के क्या मायने? सबसे पहले तो मैं इन जितने भी प्रश्न के आयाम हैं, मैं अनुभव के आधार पे ही उत्तर दूंगी, ताकि स्पष्टीकरण जो है वो ज्यादा बेहतर हो। अखबारों में छपने की आपने बात कही, मैंने जो मेरा अनुभव रहा है अखबार में जब मैं रचनाएं भेजती हूँ, और लगभग पिछले 5 सालों से भेज रही हूँ। आपने जो बोला पितृसत्ता, मैं इससे बिल्कुल सहमति रखती हूँ। जैसे मैंने एक रचना कोई भेजी किसी भी विषय पर, स्त्री के विषय पे या राजनीति या कुछ कोई भी अनुभव या कैसी भी रचना, उस रचना को अगर प्रायोरिटाइजिंग किया जाए छपने के आधार पर कि कौन सी रचना छपेगी कौन सी नहीं छपेगी, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा साइड कर दिया जाता है। और अगर मैं अगले अंक में या उसके अगले अंक में प्रतीक्षा करती हूँ, देखती हूँ कि ये रचना तो आनी चाहिए, बिल्कुल ही आनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में, कविता विशेष रूप से या लघु कथा या लेख, किसी भी फॉर्म में वो रचना अगर नहीं आती है, मैं अपना रिजेक्शन रेट बता रही हूँ अखबार में छपने के हिसाब से, लगभग 40 से 50% है आज के डेट में भी। और एक और बहुत जिसे कहे कि मुझे बहुत मतलब आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो जाता है, वही रचना एक राष्ट्रीय समाचार पत्र बहुत अच्छे से रिजेक्शन वाले मेल के साथ मुझे वापस कर देता है, और अगर मैं अगर सिमिलर लेवल पे अगर समाचार पत्र को मैं रखूं, तो अगर मैं दूसरे में भेजती हूँ तो वो सहर्ष उसे स्वीकार कर लेता है। तो एक ये भी बहुत बड़ी गुत्थी है जो हम जैसे रचनाकारों को समझने में बहुत समय लगता है। मैं आज भी समझने की कोशिश करती हूँ कि किस समाचार पत्र का टेस्ट कैसा है, क्योंकि हमारी रचनाएं जो होती हैं वो समाज के टेस्ट को ध्यान में रख करके होती हैं। समाचार पत्र का अपना टेस्ट होता है जो अपने अपने हिसाब से लेता है। तो मैं रचना पे समाचार पत्र पे मैं ये बोलूंगी कि रचनाएं उसी तरह की जो है, मुझे जहां से मुझे रिजेक्शन मिला है किसी और के द्वारा, विशेष रूप से पुरुष वर्ग मैं कोट करूंगी यहाँ पे, मिलती जुलती रचनाएं या विषय से समकक्ष रखूं वो आ जाती हैं, लेकिन मेरी रचनाएं जो है या मेरी, मैं पर्सनली नहीं, हो सकता है ऐसी बहुत सारी रचनाकाराएं हो, नहीं दिखती हैं जल्दी। तो एक तो ये बहुत बड़ी गुत्थी है जो हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं कि एक से रिजेक्शन दूसरे से सिलेक्शन, ये तो फिर रचनाएं कैसी हो अगर अपनी बातों को जन समूह तक पहुंचाना है तो। अब आते हैं मंच की स्थिति पे। मंचीय कवित्रियां बहुत ही कम है, और अगर स्त्री विमर्श की शब्द को मैं लूं, उस पे लिखने वाली कवित्रियां मंचों पर तो और भी कम है। एक बहुत ही दुखद स्थिति है ये कि नोक झोंक, मंच पे बात करें तो नोक झोंक या जो है वो कविताएं जो शायद समाज के लिए उतनी सार्थक नहीं है, लेकिन अगर लय है या थोड़ी सी तुकबंदियां हैं तो वो ज्यादा ध्यानाकर्षण ले लेती हैं। यहाँ मैं कवित्रियों को भी थोड़ा कम दोष दूंगी, क्योंकि आप मंच पे जब होते हैं तो सामने 50-100 से लेकर के 10,000 तक के लोग होते हैं। तो जैसे समाचार पत्र का अपना एक टेस्ट है, वैसे ही उन दर्शकों का अपना एक टेस्ट है। तो आपको उन्हीं के अनुसार चीजों को परोसना पड़ता है, जो बहुत बार, कई बार स्त्री विमर्श या सामाजिक मुद्दों से बहुत 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 दूर होती है। ये मैं आज की बात कर रही हूँ। बाकी दोनों जो वरिष्ठ मेरी बैठी हुई हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे सीक्वेंस में बताया, और ऐसा नहीं है कि मंच आज रिक्त है ऐसे रचनाकारों से। मैं स्त्री विमर्श पे 2 मूल कवित्रियों का नाम लूंगी, कीर्ति काले जी जिनकी रचनाएं अद्भुत 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 है, और दूसरी
जो उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, सरिता शर्मा जी, इन दोनों की रचनाएं स्त्री विमर्श पे, इसमें वो हमेशा अपने अस्तित्व की बात नहीं करती हैं, लेकिन जितनी कुरीतियां हैं समाज की स्त्रियों या बच्चियों को लेकर के, वो उसपे भी बहुत मजबूती और बिल्कुल ऐसे शब्द और ऐसे भाव कि दो पंक्तियां सुन ले तो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, बिल्कुल दिल में उतर जाए, और बिल्कुल आपके सामने जो जिसे कहते हैं कि सचित्र वो चीजें घूमने लगी। तो सामाजिक कुरीतियों पर इन दोनों कवित्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है। इनके अलावा भी कुछ पुरुष कवि भी हैं जिन्होंने स्त्री पर, जो इस विषय का दूसरा आयाम भी है कि पुरुषों ने भी मंच पे स्त्री विमर्श पे या स्त्री की समस्याओं पे या स्त्री के अस्तित्व को लेकर पुरजोर आवाज की है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। इसमें मैं एक उर्मिलेश शंकधर जी का नाम लेना चाहूंगी, जिनकी एक कविता आप जरूर सुनिएगा। इतनी साधारण कविता है, लड़कियां लड़कियां लड़कियां। उन्होंने सिर्फ तुलना की है विभिन्न विभिन्न उपमाएं दे करके, सिर्फ शब्द हैं, कोई वाक्य नहीं है। जैसे लड़कियां लड़कियां लड़कियां, सिसकियां हिचकियां, ऐसे करके उन्होंने सिर्फ शब्द पिरोए हैं। लेकिन आप जब उस कविता को सुनेंगे तो आपका मन बिल्कुल भर जाता है, और आप बिल्कुल एक बच्ची के पैदा होने से लेकर के उसकी अंत्येष्टि तक को आप बिल्कुल देख सकती हैं। तो ऐसी भी रचनाएं हैं। और आज मुझे लगता है कि एक जरूरत है बहुत बड़ी, विशेष रूप से मंचों पे और समाचार पत्रों में, क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ज्यादा है। किताब लेकर के बहुत कम लोग होते हैं जो कविताएं या कहानियां पढ़ते हैं, ऐसे बहुत कम लोग। और ये हमारे समाज के लिए बहुत एक मतलब विडंबना वाली भी बात है और नकारात्मक बात भी है। पहुंच अगर देखा जाए, क्योंकि साहित्य का प्रमुख जो एक उद्देश्य होता है वो सामाजिक चेतना को जगाने का भी होता है। तो अगर पहुंच देखी जाए, रीच देखी जाए, तो मंच और समाचार पत्र बहुत बड़ा माध्यम है। तो मुझे लगता है कि ऐसे और स्त्रियों को आगे बढ़ करके इनमें भाग लेने की जरूरत है, और स्त्री विमर्श और जो स्त्री से संबंधित कुरीतियां हैं उस पर लिखने की और ज्यादा जरूरत है। उपासना, आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले इसका जवाब दे लें, लेकिन छोटा जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से बातचीत तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन 43 मिनट बीत गए हैं और पता भी नहीं चला, और हम लोगों का 1 घंटे का प्रोग्राम है। ईशनाथ झा जी पूछते हैं, उपासना जी, आर्ट फॉर आर्ट से या आर्ट फॉर लाइफ से, इसमें से क्या होनी चाहिए काव्य? मेरा उत्तर ये है कि ये खास तौर से बार बार कलावादियों के लिए या अस्तित्ववादियों के लिए प्रश्न आता है, और स्त्री विमर्श जब शुरू हुआ तो उस पर भी एक ठप्पा लगाया गया अस्तित्ववाद का। तो ये उसी के लिए आता है कि कला कला के लिए है या कला जीवन के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि स्वर आना चाहिए कहीं से भी। जिनके पास अभिव्यक्ति का स्वर था और अपनी भाषा थी, उनकी कविताएं प्रगति कर रही थी। लेकिन जिसने बोलना ही सीखा हो, जिसने अपनी भाषा ही बहुत देर से गढ़ी हो, जिससे अपनी अभिव्यक्ति का अवसर ही बहुत बाद में मिला हो, तो वो पहले बोलना सीखेगा, मुद्दों पर बोलना वो बाद में सीखेगा। जैसे अभी अनामिका जी को भी जब साहित्य अकादमी मिला है, तो कई लोगों के कमेंट्स थे और कई जगह पे मैंने भी देखा कि ये बार बार कहते हैं कि स्त्रियों की कविताओं में राजनीति की बात नहीं होती है और समाज की बात नहीं होती है, और राजनैतिक प्रतिबद्धता जैसा कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं आता है, जनवाद नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, सोनी पांडे की कविताएं हैं या पूनम वासम की कविताएं हैं या मालिनी गौतम की कविताएं हैं, इनकी कविताओं में गांव है, कस्बे हैं, वहां की महिलाओं की जो दिक्कतें हैं वो है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर बात होती है। ये जनवाद नहीं है। और आप राजनीतिक चेतना की बात करते हैं तो सविता सिंह की कविताएं आप देखिए, मोनिका कुमार की कविताएं देखिए। मोनिका कुमार की कविताओं में बौद्धिकता है और अपनी बात कहते कहते वो फिर राजनीति तक जाती हैं, कई बार कविता के माध्यम से जाती हैं, कई बार सीधे जाती हैं। तो सुजाता की कविताएं देखिए। एक प्रश्न मैं जोड़ देता हूँ जी, कि मेरे जैसे सामान्य पाठक को, जो हिंदी साहित्य को जिसने एकेडमिकली नहीं पढ़ा है, जी, उसको अगर स्त्री पर कविताएं अचानक से पूछा जाए
तो मुझे जी जैसे भागी हुई लड़कियां याद आएंगी, जी। या फिर पवन करण की जो बहुत प्रसिद्ध कविता है वो याद आएगी। किसी कुमार स्त्री अंबुज ने भी बहुत लिखा है स्त्री विमर्श पर, किसी स्त्री की स्त्री पर लिखी विष्णु हुई खरे पर। कविता मुझे याद नहीं आती है। हाँ, क्योंकि यही बस बात यही होती है कि पहले सोशल मीडिया से पहले, डिजिटल मीडिया से पहले सब कुछ छपता था अखबारों में और पत्रिकाओं में, और कई बार संकोच से, घर के काम में व्यस्त होने के कारण या अनेक कारण होते हैं, नहीं रचनाएं गई, नहीं छपी, तो आप पढ़ेंगे तो वही ना जो छप रहे हैं। और पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियां कम लिख रही थी, जो सच बात है। तो आपने जैसे कहा कि स्त्री विमर्श पर आपको आलोक धनवा की भागी हुई लड़कियां याद आती हैं, या कुमार अंबुज की रोटी बनाती औरतें याद आती हैं, या पवन करण की स्त्री भीतर स्त्री याद आती है, हाँ, लेकिन कोई महिला, आपको अनामिका जी की कविता नहीं याद आती है। जबकि अनामिका, जितनी महिलाओं का मैंने नाम लिया स्त्रियों का, इन सब ने, सुजाता ने भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी है राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ। तो आपने चूंकि इनको पढ़ा ही नहीं, तो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, वही कविताएं तो है नहीं। इसीलिए मैंने आपसे हाँ, पहले ही लेकिन कह दिया था कि जब मैंने जब कैटेगरी डिजिटल ही नहीं करा। प्लेटफॉर्म्स, जी, हाँ, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, ब्लॉग्स आ गए, शुरुआत ब्लॉग से हुई। जब ब्लॉग्स आ गए तो मोनिका कुमार, विपिन चौधरी, बाबूशाह कोहली, इन सब की कविताएं, प्रतिभा कटियार, इन सब की कविताएं सामने आई। और जब धीरे 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 वेब पत्रिकाएं आ गई, कई सारे और ब्लॉग्स आ गए, कई नई पत्रिकाएं आ गई, और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए, उसके बाद अनेक महिलाएं जो अखबार में या पत्रिका में नहीं छप रही थी, संकोचवश या जो भी कारण था उस वजह से, तो उसके बाद इन सबको अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म मिला। और फिर अब अभी अभी आप देखिए, अभी बहुत सारी स्त्रियां लिख रही हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं। इशनाथ जी के प्रश्न पर फिर से जाते हैं, कला कला के लिए या कला जीवन के लिए। तो अब एक समाज जो है उसमें हर बौद्धिक स्तर के लोग रहते हैं, जो पहले से ही जिनको ज्ञान है, बुद्धि है, चेतना है, वो बातें करेंगे राजनीति की या ऊपर की। लेकिन जिसको रोना ही नहीं आया, बोलना ही नहीं आया, अपनी तकलीफ को व्यक्त करना नहीं आया, जो भी अपनी भाषा और अभिव्यक्ति को गढ़ रहे हैं, तो वो पहले अपनी भाषा गढ़ेंगे, पहले अभी अपनी अभिव्यक्ति का स्वर ढूंढेंगे। तो और कला कला के आपको लिए भी है और कला जीवन के लिए भी है, और दोनों को ही खारिज नहीं किया जाना चाहिए। दोनों की अपनी जगह है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। आपको उपासना रोकना पड़ेगा, इसलिए कि समय हमारे पास कम है, और आप तीनों की एक एक रचना हमें सुनानी है अपने दर्शकों श्रोताओं को। जी तो एक हम लोग लास्ट में रैपिड फायर राउंड करेंगे, जिसमें मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका आप लोग शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। तो सोनी जी, इसी उपासना की बात से आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं कि तकनीक ने बहुत बड़ा संबल प्रदान किया है महिलाओं को। मैं इस बहुत ज्यादा कथन समय को ना आप ले। कैसे देखती हैं? जी जी बिल्कुल, अभिव्यक्ति के लिए सबसे बड़ा मंच जो है हमें ये डिजिटल दौर देता है। और ये जो इतने सारे नाम आज आप देख रहे हैं, जिन्हें आप पढ़ पा रहे हैं, जिनकी आवाज को रोकना असंभव सा हो गया, वो इस डिजिटल जो दौर है उसकी देन है। फेसबुक, ब्लॉगों के माध्यम से जो है स्त्री रचना को एक बहुत ही व्यापक फलक मिला। मैं कुछ बहुत जल्दी जल्दी कुछ नाम आपको, जो महत्वपूर्ण नाम है, मैं आपके मन से लेना चाहती हूँ। छायावाद के बाद, महादेवी जी के बाद कितने महत्वपूर्ण नाम है जिन पे बात नहीं हो रही है, जिन पे बात होनी चाहिए और जिनको पढ़ा जाना चाहिए। कीर्ति चौधरी, सुनीता जैन, ज्योत्सना मिलन, इंदु जैन, स्नेहमयी चौधरी, अर्चना वर्मा, ममता कालिया, कमल कुमार, राजी सेठ, सुषमा बेदी, शीला सिद्धांतकर, तेजी ग्रोवर, गगन गिल, इला कुमार, अजंता देव, सुमन केसरी, सुभा, कात्यायनी, निर्मला गर्ग, क्षमा कौल, रमणिका गुप्ता, अनुभूति चतुर्वेदी, सविता सिंह, रति सक्सेना, अनीता वर्मा, नीलेश रघुवंशी, सुशीला टांगभौरे, रजनी तिलक, प्रज्ञा रावत, अल्पना मिश्र, रंजना जायसवाल, मंजरी श्रीवास्तव, रजनी गुप्त, मंजरी दुबे, असीमा भट्ट, सुजाता, आभा बोधिशत्व, रंजना जायसवाल, लीना मल्होत्रा, विपिन चौधरी, मोनिका कुमार, संध्या नवोदिता,
सुजाता का नाम, प्रतिभा कटियार, नताशा, उपासना, रश्मि भारद्वाज, शैलजा पाठक, बदला शुक्ला, अंजू शर्मा, पूनम विश्वकर्मा वासम, जंस्ता केरकट्टा, ये कुछ ऐसे नाम हैं। अनुपम सिंह को भी मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी उनकी राजनीतिक चेतना की कविताओं के लिए। ये अभी तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये कुछ नाम है जिन पर मैं निरंतर काम कर रही हूँ। मैं इधर दूसरी कविता पे काम कर रही हूँ और केवल नाम नहीं गिना रही। यदि आपको राजनीतिक कविताएं सोनी जी संगीता यादव की जो संगीता यादव नाम से और भी लिखती है, बहुत सारे नाम है, पूनम अरोड़ा है, लवली गोस्वामी है। मतलब अगर प्रेम कविता का एक बहुत ही खूबसूरत संसार देखना है तो आप बादशाह कोहली की कविता, हालांकि इसको बहुत बुरे ढंग से अगर अभी कोई आलोचक साथी देखेंगे तो कहेंगे सोनी पांडे बड़े खराब ढंग से नाम गिरा रही थी, लेकिन मैं इस मंच से आपको केवल इन नामों को, मेरे पास कम से कम 2-2.5 पन्ने हैं जिस पे 200-250 नाम है। ये कुछ प्रमुख नाम है जिनको मैं निरंतर पढ़ के, और मेरा एक शोध कार्य चल रहा है स्त्री कविता पे कि प्रेम कविताओं के लिए पूनम अरोड़ा, लवली गोस्वामी, बादशाह कोहली को तो मैं यहाँ इतनी, अभी जो कला की बात चल रही है कलात्मक कविताओं की, वो इतनी खूबसूरत दुनिया है कविता की उनके पास कि आप वहां जाके राजनीतिक चेतना में अनुपम सिंह, सुजाता, प्रतिभा कटियार और मोनिका कुमार को पढ़ा जाना। ये इतना महत्वपूर्ण स्त्री लेखन को केवल स्त्री लेखन कह के खारिज कर देना, ये कह देना कि उसका शिल्प कमजोर है, उसका कथ्य कमजोर है। तो मैं उपासना की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि स्त्री कविता अभी अपनी भाषा ढूंढ रही है, अभी अपनी भाषा का विकास कर रही है। अनगढ़ ही सही स्त्रियां अपने संसार की बातें कर रही हैं। और जब भी कोई बच्चा जो है, जो विकसित होता, जो विकासशील अवस्था में जो कौम, जो स्त्रियों की जाति, वहाँ कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है, कुछ अनगढ़ है, लेकिन चीजें आ रही है और उस बीच से बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है। दिक्कत ये है कि आलोचक उस पर ध्यान नहीं, यहाँ खेमों, गढ़ों और मठों में जो कटी हुई हमारी पंडित बिरादरी है, उसका ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसकी कविता को उस रूप में नहीं स्वीकारा जा रहा जिसे स्वीकारना चाहिए, जबकि यदि इस बृहत्तर दृश्य का मूल्यांकन किया जाए तो वर्तमान समय को कविता का स्त्री काल कहने से कोई नहीं। उपासना का भी माइक शायद म्यूट दिखा रहा है, तब तक स्वाति के पास। अब उपासना, अब आपकी आवाज आ रही है। आपका माइक म्यूट था। हाँ, मेरा म्यूट था। मैं कह रहा हूँ कि सोनी जी ने कहा कि स्त्री काल कहा जाए वर्तमान समय की हिंदी कविता को, सहमत हैं? कहा जाए? कहा जा सकता है। जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और वो साहित्य में अनेक आयाम और जीवन के अनेक पक्षों को लेकर हिंदी कविता का अंग बनी है, और जिस तरह से वो मंच पर या साहित्य में जिस तरह से वो प्रकाशित हो रही हैं, सामने आ रही हैं और जीवन के विभिन्न मुद्दों पर बात कर रही हैं, तो ये तो निश्चित रूप से है कि अभी अभूतपूर्व संख्या में महिलाएं लिख पढ़ रही हैं। तो सोनी जी की बात से सहमत हूँ। स्वाति, समय की थोड़ी ये है, हालांकि हम लोग थोड़ा सा समय आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा समय आप लोग और दें। आप लोगों की व्यस्तता मैं जानता हूँ, बावजूद इसके 5-10 मिनट हम लोग खींचेंगे। तो आपने उपासना की बातें सुनी, सोनी जी की बातें सुनी। मेरे प्रश्न है, भारत में क्यों ऐसा होता है कि हर एक चीज किसी न किसी वाद में फंस के रह जाती है? स्त्रियों की जो समस्याएं हैं या जो कुछ भी है, स्त्रीवाद का एक ब्रैकेट बना और वर्सेस पुरुष, ये मुझे समझ में आता है। मैं गलत हो सकता हूँ। तो आप तीनों से जानना चाहता हूँ कि ऐसा है या मुझे ही लगता है? अगर मुझे ऐसा लगता है तो मुझे कृपया सुधारें। स्वाति, आपसे शुरू करेंगे, उपासना और फिर सोनी जी पर जाएंगे।
इस बात पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्रकृति की दो रचना है, स्त्री और पुरुष, और प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से ही इन दोनों को दो तरीके का बनाया है। तो वर्सेस जो चलता है वाद, वो मुझे नहीं लगता है कि ये गलत है या ये नहीं चलना चाहिए। आप इस तरह से सोच सकते हैं इस चीज को कि अगर मैंने अपनी बात, मैं स्त्री हूं, मेरी बातें जो हैं थोड़ी दबी रह गई, तो वाद के साथ, स्त्रीवाद के साथ जो है वो ज्यादा बुलंदी के साथ लोगों के सामने रखी जा सकती है। और एक और चीज है जो हमारी मानसिकता होती है समाज के रूप में, परिवार के रूप में, देश के रूप में, कि हमें ना थोड़ी छोटी छोटी बातें जो होती है ना वो समझ में नहीं आती है, या जो बात थोड़ी धीमी आवाज में या यूं कहे कि थोड़ा अनुनय विनय के साथ कहें तो जल्दी समझ में नहीं आती है बात कितनी सही हो। और वो अगर कोई अपेक्षाकृत निचला तबका जो अगर स्त्री को, क्योंकि वर्सेस तो चल ही रहे हैं पूरे विश्व में, कई सालों से चल रहे हैं, अभी अगर 8 मार्च को बोला जाए तो 100 साल से ऊपर हो गया, बहुत पुरजोर ढंग से चल रहा है, लेकिन आज भी चलाने पड़ रहे हैं। तो ये इस तरह की जो बातें हैं तो अपने पुरजोर ढंग से रखने के लिए एक वाद शब्द जो है मैं इसे बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी लेकर के मानती हूँ कि इस तरह से रखा जाना चाहिए। तो बिल्कुल है, मैं इस बात से सहमति भी रखती हूँ, और मैं अगर ये सकारात्मक रूप से है तो मैं इसे गलत भी नहीं मानती। उपासना, आपने बीच में ही कुछ कहना चाहा था। हाँ, मैं बीच में कहना चाह रही थी, क्योंकि यह एक भ्रांति है कि पितृसत्ता का उलट जो है वो मातृसत्ता है। पितृसत्ता का उलट इक्वालिटी है, बराबरी, सबके लिए बराबरी। पितृसत्ता में एक चक्र है जो जिसमें एक शोषक है, एक शोषित है, और इसमें सामाजिक और पारिवारिक कंडीशनिंग है, सदियों से ऐसा होता आया है। तो जो स्त्री विमर्श है वो कहीं से भी ये नहीं कहता है कि हम पुरुषों से घृणा करते हैं या हम उन्हें समाज में नहीं देखना चाहते, हम उनके बिना परिवार चाहते हैं या परिवार को छिन्न भिन्न कर दो। नहीं, स्त्री विमर्श का कहना है कि हमें बराबर काम के लिए बराबर वेतन दो, और जितनी चीजें जो भी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध है हमें भी दी जाए, हमें पढ़ने के अवसर दिए जाए, नौकरी करने के अवसर दिए जाए। क्योंकि महिलाओं का शरीर ऐसा बना है कि मातृत्व उन्हीं के हिस्से में आता है, तो मातृत्व अवकाश के लिए प्रेगनेंसी में कई जगह जॉब से निकाल दिया जाता है। इन सब के लिए तो गलत तरीके से एक भ्रांति की तरह इसको बना लिया गया है कि जैसे स्त्रीवाद कोई हवा हो या कोई गलत चीज हो। सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो कि पितृसत्ता का उलट मातृसत्ता नहीं है, पितृसत्ता का उलट है इक्वालिटी, बराबरी, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो। तो यही मैं बीच में कहना चाह रही थी। अपनी नहीं, ये प्रश्न ही मैं आपसे करने वाला था। अच्छा है कि आपने यही जवाब दे दिया। हम अब इस बातचीत को कल्मिनेट करने की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपना पसंदीदा कवि बताइए। बराबरी पर आपने तो विश्व साहित्य में पहले काम किया है, बराबरी पर जो आपको लगता है या लगती है, जिसमें बहुत शानदार कवि। मेरे सबसे प्रिय कवि तो शमशेर हैं, क्योंकि शमशेर ही वो व्यक्ति हैं जो मुझे अंग्रेजी से हिंदी में लाए खींच के, और मैंने हिंदी पढ़ना एक तरह से शुरू किया। उसकी प्रेरणा शमशेर हैं, शमशेर और अज्ञे। लेकिन अब जब मैं साहित्य में आई, मैंने और पढ़ना शुरू किया, बहुत सारी चीजें मैंने समझी और जानी। तो कई जो सबसे प्रिय कहें ऐसे, तो मैं कहूंगी कि सविता सिंह की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और शमशेर तो प्रिय है ही। कात्यायनी जी भी की कविताएं बहुत अच्छी हैं, कात्यायनी से भी बहुत प्रभावित भी होती हूँ। एक कहे तो शमशेर। सोनी जी, आपकी पसंदीदा कविता कौन सी है? समकालीन बता दूं कविता सिंह की, जो मेरी सबसे प्रिय कविता है वो कविता सिंह की है, मैं किसी औरत। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। प्लीज सुनिए। कविता सिंह जी की एक कविता जो मेरी सबसे प्रिय कविता है, मतलब बहुत सारी कविताएं मेरी प्रिय हैं, लेकिन
लेकिन ये कविता मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मैं किसकी औरत, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी माँ सहती हूँ, ऐसे ही थे सवाल उसके। बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में, मेरे साथ सफर करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल। आंखें धस गई थी उसकी, मांस शरीर से झूल रहा था, चेहरे पर थे दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयां। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसकी औरत नहीं हूं, मैं अपनी औरत, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ। मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। ये थोड़ी लंबी कविता है, लेकिन जब इस कविता को पहली बार मैंने पढ़ा था, मैं ग्रेजुएशन में थी। आपको मतलब साहित्य हमारे जीवन को बदल देता है। संयोग ऐसा था कि एक पत्रिका का संयुक्तांक था जिसमें कविता सिंह की ये कविता छपी हुई थी। मेरे हिंदी प्राध्यापक के घर पे उनकी बेटी हमारे साथ पढ़ती थी, और उस कविता को पढ़ने के बाद से एकदम से ये लगा कि कितनी मजबूती से इसमें सविता सिंह जो है सवाल भी कर रही है, जवाब भी दे रही है। ये कविता जो बात कह रही थी कि जब तक स्त्री स्वतंत्र चेता नहीं होगी, जब तक स्त्री आत्मनिर्भर नहीं होगी, वो मार खाती रहेगी, वो चीजें सहती रहेगी। इसलिए उपासना जब कह रही है कि हमारी पितृसत्ता से जब हम बात करते हैं, मुठभेड़ की पितृसत्ता की जब हम बात करते हैं, तो उसके दूसरे पक्ष में मातृसत्ता नहीं है, उसके दूसरे पक्ष में समानता की मांग है, समानता के अधिकारों की बात है। वहां पे एक दूसरी शासन व्यवस्था को खड़ी करने की बात नहीं। तो मैं स्वाति के पास चलेंगे। स्वाति, समानता बराबरी मातृसत्ता नहीं है, पितृसत्ता का ही है। आप मंच पर गरजती बरसती रहती हैं, आपकी कोई कविता जो आप सुनाना चाहें, छोटी सी कविता कोई। मैं एक छंद सुनाना चाहूंगी और एक गीत है, उस गीत को पूरा नहीं सुनाऊंगी, मगर उस गीत का मुखड़ा मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मंचों पे इस मुखड़े के भाव पक्ष को ध्यान में न दे करके, वही जो पितृसत्ता की बात है, एक शब्द ने मुझे लगभग, जिस मंचों पे इस गीत को पढ़ा है मैंने, मुझे बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है। तो उस एक गीत का मुखड़ा और एक सिर्फ अंतरा मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगी बिना किसी भूमिका के। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ छंद से। सोचती हूँ सबको जन्म देने वाली, कैसे खेलने की वस्तु सी बनाई गई बेटियां। सोचती हूँ सबको जन्म देने वाली, कैसे खेलने की वस्तु सी बनाई गई बेटियां, जिनको हमारे शीश पे विराजना था, आज कचरे के ढेर में वो पाई गई बेटियां। हवन की आग से पवित्रता लिए मगर, हवन की आग से पवित्रता लिए मगर, हवस की आग में जलाई गई बेटियां। और मरने के बाद नाम निर्भया दिया, परंतु मरने के बाद नाम निर्भया दिया, परंतु जीते जीना निर्भया बनाई गई बेटियां, जीते जीना निर्भया बनाई गई बेटियां। ये एक ऐसी रचना है जो मैं सारे मंच पर पढ़ती हूँ एक प्रार्थना के तौर पे, कि अपने बेटियों को इस तरह से हर पक्ष पर मजबूती प्रदान कीजिए कि उनके साथ अगर कोई हादसा हो भी जाता है किसी तरह का, तो वो उससे लड़ने के लिए हर तरह से बिल्कुल सक्षम और मजबूत रहें। और मैं एक गीत पे आती हूँ, गीत का मुखड़ा और सिर्फ एक अंतरे के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी। जान सके ना सदियों से नारी मन का आधार, जान सके ना सदियों से नारी मन का आधार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार। कभी कभी दुष्यंत रूप में आ जाते हो मन में, कभी कभी दुष्यंत रूप में आ जाते हो मन में, अपना पौरुष हो
होम किया करते हो रूप हवन में, करते हो रूप हवन में। महलों में जाकर भूले जिसको वो पत्नी अबला हूँ, महलों में जाकर भूले जिसको वो पत्नी अबला हूँ। हे राजन दुष्यंत सुनो, मैं वो ही शकुंतला हूँ, मैं वो ही शकुंतला हूँ। अगर अंगूठी ना होती तो तुम देते धिक्कार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार। बहुत बढ़िया। और आपका और उपासना का एक और परिचय है जो मैं आप दोनों मेरी बहनें हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। और अभी शायद उपासना के यहाँ नेटवर्क में कोई समस्या आ गई है, तो मैं तब तक बहुत बहुत आभार स्वाति, आपने जो कविताएं सुनाई। और उपासना से मेरा आग्रह होगा कि उपासना बहुत अच्छा लिखती हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा हिंदी से अकादमिक लेन देन नहीं है, मैंने अपनी मौज में पढ़ा है, और 80 के बाद की हिंदी कविताएं मुझे समझ में भी नहीं आती, लेकिन मैं कुछ लेखिकाओं को जो पढ़ता हूं उनमें उपासना है। तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारी अपनी जो सबसे मनपसंद कविता हो स्वरचित, वह हमारे दर्शकों को प्लीज आप सुनाएं। मैं एक छोटी कविता ही पढ़ूंगी क्योंकि समय का अभाव है। कविता का शीर्षक है अभिसार। इस तेज भागती दुनिया में एक दोपहर चुपचाप, दीवारों को भी खबर किए बिना मिले दो प्रेमी। दुनिया जिसमें प्रेम बहुत कम है, मिलने की जगहें उससे भी कम। मिले वे जैसे आधी रात के बाद चुपचाप गिरती है शीत, जैसे ठंडी रहती है भीत। जैसे झरते हैं शिवली फूल चुपचाप, जैसे जमती है धूल। जैसे हवा उड़ाती है मेघ, हथेली में उगती है रेख। जैसे जेठ में होती है बरसात, जैसे शरद पूर्णिमा की हो रात। जैसे बसंत में खिलता है पलाश, जैसे निर्जल में लगती है प्यास। वंचित स्वप्नों की जगह भरी उन्होंने साजी दोपहरी से, संग संग हंसते हुए हंसती आंखों से रोए संग। देह को ओढ़ी रही देह, आत्मा लिपटी रही आत्मा से, उंगलियां कहती रहीं अनगिनत विकल छंद। भाषा में कहाँ है वे शब्द जो कह सकें, उनके हृदयों ने गाए किस सुर में गीत। इतिहास नहीं दर्ज करता जिन मुलाकातों को, कविताएं रखती हैं उन्हें अनंत काल तक याद। बहुत खूब। इतिहास नहीं करता दर्ज जिन मुलाकातों को, और इसमें जो कविताएं रखती हैं उन्हें अनंत काल तक याद। और जैसे जैसे वाला तो मुझे फिर वो जावेद अख्तर का वो फिल्मी गीत याद आ गया, जैसे खिलता गुलाब, जैसे मंदिर में हो कोई जलता दिया टाइप्स। और आप जिस पर रिसर्च कर रही हैं, जिन पर, शमशेर पर, उनकी ही शायद ये कविता है, एक नीला आईना बेठोस सी या चांदनी। और शमशेर को मैंने पढ़ा और जो भी था, लेकिन ये दो लाइन मेरे दिमाग में रह गई कि नीला आईना है और चांदनी जो है वह बेठोस है। मतलब शब्दों का जो उनका चयन है, जो विम्ब है, अब इसको आप लोग बेहतर बता पाएंगे या जो भी, कि चांदनी तरल भी लिख सकते थे, घुलती हुई चांदनी, ज्वलनशील चांदनी, लेकिन बेठोस वह शब्द चयन जो है शमशेर मुझे इसीलिए आकर्षित करते हैं। शमशेर को यूं ही तो कवियों का कवि नहीं कहा जाता। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। और मैं आप लोगों से बहुत बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, और हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर इसी तरह की चर्चा करूं, क्योंकि मुझे लगता है 1 घंटे 10 मिनट का समय बहुत कम रह गया और ढंग से हम लोग आपस में परिचय भी नहीं कर पाए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उपासना आपका, सोनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वाति आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, वितस्ता वेंचर्स और मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद, शुभकामनाएं।
थैंक यू।